Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, from this video I am going to start chapter number 2, Introductory Macroeconomics, class 12th. So children, the topic or question number 2 is, chapter number 2 is basic concepts of macroeconomics. As you can see that I have written basic concepts of macroeconomics. Before calculating the national income of a country, we need to clear some important terminology, or we can say some important point which play a very important role in the calculation of national income. So children, first you can see that first point which I am going to discuss with you is domestic territory. Children, domestic territory means economic territory, right? In a layman language, or for a layman, domestic territory means political boundary of a country. But in macroeconomics, or domestic territory is a broader concept. We can say it is a broader concept, right? Means the area of economic territory is greater than domestic boundary of a country, or we can say political boundary of a country. So what are the area which are not in the political boundary of a country but are included in a domestic territory? Means few areas are there outside our political boundary, but still they are included in domestic territory. So what are these points? First point is, children, ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two or more countries, right? Let me elaborate you this point with an example. Children, for example, this is India and this is USA, right? If an Indian owned a ship, right? एक इंडियन है और उसके पास एक शिप है, और वो शिप इंडिया और यूएसए के बीच में ऑपरेट होता है. इंडिया से गुड्स एंड लगेज लेकर वो यूएसए जाता है और यूएसए से लगेज लेकर इंडिया आता है, ठीक है? तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, जिस रीजन से वो जो शिप है वो इंडिया से यूएसए जाता है और यूएसए से इंडिया आता है, वो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होगी. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन है, उसका अपना शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है और वो इंडिया और यूएसए के बीच में ऑपरेट होता है, ठीक है, और उसको ऑपरेट करने वाला इंडियन है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी. तो इंडिया और चाइना के बीच में भी हो सकता है कि एक एयरक्राफ्ट है जो इंडिया और यूएसए के बीच में ऑपरेट होता है और इंडिया से चाइना के बीच में भी ऑपरेट होता है. तो वो रास्ता जो है, वो रीजन है जिस रास्ते से होकर ये शिप जाएगा और आएगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा. चिल्ड्रन, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन, फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the resident of a country in the international water bodies where they have exclusive right of operation. चिल्ड्रन, ये तो इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट हमें इंक्लूड करना है. एक तो हो गया चिल्ड्रन फिशिंग वेसल्स, 3 पॉइंट्स हैं. फिशिंग वेसल्स हो गया, ये रिग्स हो गए. किसके रिग्स हो गए? ऑयल और नेचुरल गैस के, और ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है. तो कौन कौन से पॉइंट हो गए? 1 2 3. फिशिंग वेसल्स, यानी फिशिंग वेसल्स आप जानते हैं, एक बोट होती है जिसमें मशीन लगी होती है, उसमें नेट होती है, और इसको जो फिशरमैन होते हैं वो लोग फिशिंग को कैचिंग करने के लिए यूज करते हैं.
ये रिक्स यहाँ जो लिखा है चिल्ड्रन, ये होता है कुएं। तो ऑयल यानी तेल के कुएं एंड नेचुरल गैस के कुएं, जिसमें कि ऑयल में तो आप पेट्रोलियम ले लो और नेचुरल गैस में एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। इसका अगर कोई कुआं है या कोई फिशिंग वेसल्स है या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वो ऑपरेट होता है, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री का कोई जो रेसिडेंट है वो इसको ऑपरेट करता है। किसको किसको? फिशिंग वेसल्स को, ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स को और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को। और उसको ऑपरेट करने का एक्सक्लूसिव राइट्स है। हमें ये राइट्स मिले हुए हैं कि ये जो रिग्स है, ये जो तेल का कुआं है या जो ये ऑयल का कुआं है, मैं इसमें से मैं ही तेल निकालूंगा और वो जो तेल निकालेगा, जो ऑपरेट कर रहा है, वो इंडिया का रहने वाला है। तो चिल्ड्रन वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। ठीक है, दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, कि हमें उसको एक्सक्लूसिवली हम ही को सिर्फ ये राइट मिला है कि हम सिर्फ इसको ऑपरेट करेंगे। ये जो नेचुरल गैस के कुएं हैं या ऑयल का जो कुआं है, इसमें से मैं ही तेल निकालूंगा और ऑयल निकालूंगा। राइट, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच आर इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरीज आर एम्बेसीज, consulates and military establishment of a country located abroad। चलिए एम्बेसी आप जानते हैं कि अगर इंडिया की एम्बेसी चाइना में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होगी। हमारी अगर एम्बेसी यूएसए में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है कंसुलेट्स। तो चलिए ये जो कंसुलेट्स होते हैं, ये होते हैं बिल्डिंग एंड ऑफिसेस। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं कि इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो हमारी कंट्री के कल्चर को और हमारी कंट्री के हिस्ट्री को, ट्रेडिशन को वो दूसरे कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी कंट्री के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑफिस इंडिया ने अगर चाइना में खोल रखा है तो वो कंसुलेट्स हो जाएगा। हमारी जो एम्बेसी है वो किसी और कंट्री में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होगी। कंसुलेट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। चलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, आपने कभी कभी सुना होगा कि इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी कोई ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई ज्वाइंट ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया की मिलिट्री की कुछ मेंबर या कुछ ट्रूप, कुछ सोल्जर जो है यूएसए जाते हैं, उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मिलिट्री वाले हमारी कंट्री में आकर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं या ज्वाइंट ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर इंडिया की कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यूएसए में गई है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, दोज पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। वो कौन कौन सी एरिया हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे, वो मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट चिल्ड्रन, embassies, consulates and military establishment of a foreign country। जैसे कि चिड़ी इसमें देखा कि अगर हमारी कोई एम्बेसी है या कोई कंसुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी और कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होती है। ऐसे ही दूसरी कंट्री की जो एम्बेसी हैं या जो कंसुलेट है या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री में वो आए हुए हैं, हमारी कंट्री में उनका ऑफिस है, एम्बेसी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है या इंडिया में चाइना की एम्बेसी है तो वो इंडिया में इंक्लूड नहीं होगी, वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, यूएसए की टेरिटरी में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा। चलिए अगर हमारी कंट्री में यूएनओ या डब्ल्यूएचओ का कोई ऑफिस खुला हुआ है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा जिस कंट्री में उनका हेड ऑफिस है। ठीक चलिए, तो आई होप कि चलिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पॉइंट। टिल देन, watching the video, take care, God bless you all।